Please subscribe Sihanta IAS channel and also press the bell icon so never miss any video notification. Thank you. नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राज सिहांता IAS अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अभी के समय का एक रेलेवेंट इशू डिस्कस करेंगे और वह है लाखों लाख की संख्या में मजदूरों का अपने घर की ओर वापस होना। उस मुद्दे को हम लोग साहित्यकारों की शैली में नहीं देखेंगे, उनकी एक अलग दृष्टि होती है। हम एक विद्यार्थी के लिए एग्ज़ाम की ज़रूरत के ख्याल से देखेंगे और इस क्रम में हम यह ख्याल रखेंगे कि हम इससे संबंधित डिफरेंट आइडियोलॉजी को समझें, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को समझें और इससे संबंधित जुडिशियल डिसीजंस की दिशा को समझें। क्या असर पड़ेगा इसका ग्रामीण समाज तंत्र पर और क्या असर पड़ेगा इसका उस अर्थतंत्र पर जिसे ये छोड़कर लौटे हैं। क्या हिंदुस्तान का ये परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन लेकर आएगा या कि फिर से ये लौट कर अपने उन्हीं ठिकानों की ओर जाएंगे जहां से लौट के आ रहे हैं। ऐसे कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जिन्हें हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पलायन का तात्पर्य क्या है। एक क्षेत्र की कोई आबादी यदि ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दूसरे क्षेत्र में जाके बस जाए, जरूरी नहीं है कि स्थायी रूप से बस जाए। जब एक क्षेत्र की आबादी दूसरे क्षेत्र में जाती है और वह टूरिज्म के लिए नहीं जाती है, वह किसी जर्नी पे नहीं जाती है, वह किसी एक छोटे से समय के कार्य के लिए नहीं जाती है, बाजार के लिए नहीं जाती है, तो हम उसे पलायन कहते हैं। उसके तहत वो लोग भी शामिल हैं जो कुछ वर्षों तक वहाँ रहते हैं और वो भी शामिल हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह जाते हैं। यह फिनोमेना ग्लोबल है। पूरी दुनिया में इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस मोर्चे पर नंबर 2 स्तर पर है। लेकिन आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय विषय इंटरनल माइग्रेशन है। वर्ल्ड वाइड इंडियन माइग्रेशन पे चर्चा हम लोग आज नहीं कर रहे। यदि हम इंटरनल माइग्रेशन के फिगर की ओर चलकर देखें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की कुल आबादी का 37% पॉपुलेशन माइग्रेट किया है, जो लगभग 45 करोड़ के आसपास है। लिटिल मोर देन 45 करोड़। इतनी बड़ी आबादी एक जगह से दूसरे जगह चली गई। अब हमें यह जानना चाहिए कि इस आबादी की दिशा कहां से किधर की ओर है, कहां से लोग निकल रहे हैं, कहां की ओर जा रहे हैं। जहां से निकल रहे हैं वो हिंदुस्तान का तुलनात्मक रूप से कम विकसित प्रदेश है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये वो प्रदेश है जहां से कि लोग निकल रहे हैं और जाकर इधर रहे हैं। बहुत पहले से देखें तो बिहार के लोग बंगाल और असम की ओर जाते थे। अब वही लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सम केसेस इवन राजस्थान, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब वैसे जगह हैं जहां पर लोग जाके बस रहे हैं। तो जिधर से जा रहे हैं वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं और जहां की ओर जा रहे हैं उनमें एक डोमिनेंट ट्रेंड देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो ईस्टर्न पार्ट में प्राइमरली कलकत्ता और गुवाहाटी का इलाका है। अदरवाइज ज्यादातर माइग्रेंट्स टुवर्ड्स द डाउन ऑफ द विंध्या जाते हैं। ये दर्शाता है कि हम मध्यकाल की तुलना में
आधुनिक काल में जब पहुंचे हैं तो भारत के विकास की दिशा उत्तर की तुलना में दक्षिण के क्षेत्र में ज्यादा गतिशील है। ऐसा प्राचीन काल में भी पहले हो चुका था। कहते हैं कि 500 ईस्वी से लेकर लगभग 1000 ईस्वी के बीच की जो 500 वर्षों की अवधि थी, उस दौरान हिंदुस्तान के गौरव की श्री लक्ष्मी का निवास विंध्य पर्वत के दक्षिण में होता था। लेकिन जब तुर्कों का शासन स्टैब्लिश हुआ, फिर मुगल आए, एक बार फिर से उत्तर भारत का डोमिनेंट पोजीशन आ गया था। लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ ही हिंदुस्तान में कोस्टल एरियाज का सिग्निफिकेंट प्रभाव बढ़ने लगा। वो धारा आज़ादी के बाद भी जारी रही। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक खास दिशा है हिंदुस्तान के अंदर के माइग्रेशन की, कहाँ से लोग निकलते हैं और कहाँ की ओर जाते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस माइग्रेशन के लिए जिम्मेदार कारण क्या है। एक डोमिनेंट कारण तो इकोनॉमिक होता है, यह सबसे बड़ा कारण है। इसके अंतर्गत चाहे अनस्किल्ड वर्कर्स का माइग्रेशन हो या स्किल्ड वर्कर्स का माइग्रेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग किए हुए लोगों का माइग्रेशन हो, मेडिकल किए हुए लोगों का माइग्रेशन हो, चाहे वो एकेडमिशियंस का माइग्रेशन हो, चाहे वो जर्नलिस्ट का माइग्रेशन हो, एडवोकेट्स का माइग्रेशन हो, ये सब अपने लिए बेहतर ठौर ठिकाना खोजते हैं महानगरों में। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है अनस्किल्ड वर्कर्स का, जो चाहे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो किसी मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हों, चाहे वो किसी होटल में काम करते हों, अदर सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हों। इनकी संख्या करोड़ों में है। अब ये समझना ज़रूरी है कि यदि कहीं से जा रहा है तो नेचुरली वहाँ पर कुछ कमियां हैं, और कहीं की ओर जा रहा है तो वहाँ पर कुछ न कुछ आकर्षण है, यानी पुल फैक्टर है और पुश फैक्टर है। कोई इलाका आपको धकेलता है तब तो आप उस इलाके से जाते हैं, कोई इलाका आपको खींचता है तब तो उधर की ओर जाते हैं। क्योंकि यदि कोई आदमी बिहार से निकल रहा है तो वह उतनी बड़ी आबादी में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं टिक जाता? क्योंकि वहां पर पुश फैक्टर नहीं है। बिहार उसकी जननी है, जन्मभूमि है। कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयश। तो आप अपनी जन्मभूमि पे टिके क्यों नहीं? क्या जन्मभूमि के प्रति मोहब्बत का अभाव है? मामला ये नहीं है, कुछ तो कारण है। कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अपनी धरती छोड़कर कोई जा रहा है, बहुत कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, तो वहां पर कोई कमी जरूर है। यदि हम इसके कारण की ओर चलकर देखें तो आपको हिंदुस्तान के अंदर विकास के असंतुलन का एक पैटर्न नजर आएगा। मैंने पीछे के डिबेट में थोड़ा सा हिस्टोरिकल ट्रेंड बताने का प्रयास किया था। ज़्यादा डिटेल में जाने का स्पेस नहीं है इस चर्चा में, लेकिन इतनी बात कह सकते हैं कि विकास के मामले में रीजनल इम्बैलेंस, और उसी इम्बैलेंस के कारण एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। इस रीजनल इम्बैलेंस के बाद आप देखोगे तो आपको यह नजर आने को है कि जहां से विकास के अभाव में लोग पलायन किए थे, वहां से एक तबका ऐसा भी है जो इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा नहीं है। हालांकि वो धनी मानी लोग हैं, यानी दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस टू अर्न मनी, टू अर्न एजुकेशन। एक नया ट्रेंड आया है पिछले 12-15 वर्षों के दौरान। अब देखेंगे कि बहुत बड़ी आबादी ऐसी हो गई है जिसमें धनी मानी घर की महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े बड़े शहरों में जाके रह रही हैं। उनके परिवार का स्ट्रक्चर टूटता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के बच्चे बच्चियां महानगरों में बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर्स में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं।
चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बेहतर स्कूल ही क्यों ना हो। ये शिक्षा भी एक दूसरा कारण है। इसके अतिरिक्त लोगों के जीवन के ऊपर भी कई प्रकार के संकट हैं। जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तुलनात्मक रूप से कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहाँ का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी फेल है। यहाँ लोगों को अपने जान और माल की सुरक्षा को लेकर भी संकट लगता है। यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी है, इसीलिए लोग यहाँ पर रहने को मटेरियली क्वालिटेटिव नहीं मानते। एक फैक्टर मेडिकल रीजन भी है, जहाँ सुविधाएं नहीं होगी स्वास्थ्य से संबंधित, वहाँ धनी मानी लोग नहीं रहना चाहेंगे। कुल मिलाकर देखेंगे तो आर्थिक विकास के पिछड़ापन के अलावे सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लैक ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये सब ऐसे कारण बन जाते हैं कि जिसके वजह से लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर रह रहे हैं। अब हम यह देखना चाहेंगे कि यदि ये लोग कहीं जा रहे हैं तो जहां से गए वहां क्या असर पड़ा, जहां गए वहां क्या असर पड़ा, और इन लोगों का जीवन पहले जैसा था अब वैसा रहा क्या, यदि नहीं तो क्या परिवर्तन आया। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि परिवर्तन का पहला हिस्सा बनता है वह प्रदेश जहां ये गए। जिस इलाके में गए उस इलाके में आबादी बढ़ गई। जब आबादी बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक रूप से घनत्व तो बढ़ जाएगा। घनत्व तो बढ़ जाने के अतिरिक्त आप देखेंगे कि उस इलाके में जल की एक सीमा है, उस इलाके में मिनरल्स की एक सीमा है, भूमि की एक सीमा है, वनस्पतियों की एक सीमा है, तमाम प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की एक सीमा है। यदि आबादी अतिरिक्त रूप से वहां आकर सेटल हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उन संसाधनों के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और इसको लेकर कई दफा तनाव उभरता रहता है लोकल वर्सेस माइग्रेंट्स के बीच में। यहां तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत भी लोकल लोगों का एडमिशन नहीं होता है तो वहां भी हमने देखा है कि लोकल वर्सेस माइग्रेंट्स में एक तनाव उभर के आ जाता है। अब हम ये देखें कि वहां पर इस तनाव के कारण सोसाइटी अपने आप में पॉलिटिकली और सोशली एक कन्फ्लिक्ट का शिकार रहता है। इस क्रम में एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि जाने वाले जो मजदूर हैं जिनकी संख्या हमेशा वॉल्यूमिनस है, ज्यादा है, उन लोगों को जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी में वो स्वाभाविक रूप से महानगरों में अपने लिए परमानेंट सस्टेनेबल कंफर्टेबल रेसिडेंस नहीं पा सकते और इसके कारण स्लम्स का विकास होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद गांव से नगरों की ओर आबादी के पलायन के कारण पहली बार स्लम उभर कर आया था। उसके पहले के हजारों हजार वर्ष के इतिहास में स्लम कभी नहीं था। इसके साथ ही शहरों के अंदर इस तरह की बड़ी आबादी के खड़ा होने के कारण शहर से संबंधित कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियां भी शुरू हो जाती। ये तो बात हुई उस जगह की जहां पर ये लोग गए थे। अब हम ये देखेंगे कि जहां से गए थे वहां क्या असर पड़ रहा है। जहां से गए हैं उसके ऊपर असर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बच्चे को अपने पिता की जरूरत होती है तब जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन पिता तो पलायन कर गया। पत्नी को तब होती है जब वो युवा है और माता पिता को तब होती है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। बचपन अनाथ हो जाता, बुजुर्ग बेसहारा हो जाते और पत्नी पति के रहते बेबा जैसी जीती। पलायन इतना दर्दनाक चीज है।
गांव भरी दोपहरी में गोधूली का संकेत देता है। गांव की जबानी कमजोर पड़ जाती है, वहां के कमर की शक्ति चली गई, वहां का ब्रेन ड्रेन कर गया। और ऐसे लोगों के चले जाने के कारण गांव में न तो डिमांड ज्यादा हुआ, न तो गांव में निवेश ज्यादा होता है, न ही गांव की संस्कृति का संरक्षण हो पाता है। आपको यह दिखाई देगा कि गांव का पूरा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक ताना बाना ही टूट रहा है। अभी तक जो बात मैंने किया उसमें निगेटिविटी की बात ज्यादा थी। अब हम इसका एक पॉजिटिव पक्ष देखते हैं। जहां ये गए हैं वहां के लोगों के जीवन में इनकी मौजूदगी का सकारात्मक पहलू बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि ये जब वहां पहुंचे हैं तो लेबर फोर्स के तौर पर इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आप देखेंगे कि उत्पादन के लिए श्रम का बड़ा ही निर्णायक स्थान होता है। उसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल और टेक्नोलॉजी एवं अदर रिसोर्सेज चाहिए। लैंड तो वहीं का होना है, कैपिटल वहां है, बाहर से भी आ सकता है, लेकिन लेबर फोर्स जिस जगह पर इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर को डेवलप होना है, मात्र वहां के लोगों के बदौलत संभव नहीं था। बाहर से जो लेबर फोर्स गया है उसने कई सारे ऐसे द्वीप डेवलप कर दिए हैं जिन्हें हम विकास के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि ये लेबर फोर्स निर्णायक है उनके विकास के लिए। न सिर्फ ये लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि लेबर का भी दो कैटेगरी है, अनस्किल्ड और स्किल्ड। जो स्किल्ड लेबरर हैं वो हाथ और शरीर ही नहीं लगाते, दिमाग में लगाते हैं, और इससे उनके विजडम एंड विजन का भी विकास होता है, जो विकास की गति को और तेज कर दे। यदि हम इसके अतिरिक्त इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो हम देखते हैं कि यदि लेबरर वहां पैसा कमाता है बतौर वेतन, तो उस पैसे का एक छोटा हिस्सा तो वह गांव भेजता है, जिससे गांव के जीवन में भी कुछ आर्थिक तत्व का समावेश होता है। हालांकि गांव में जितना पैसा आता है उसे हम सकारात्मक मान तो सकते हैं, किंतु जितना गांव खोता है उसकी तुलना में गांव जो पाया है वो नगण्य है। लेकिन शहर जहां ये लोग जाके रह गए वहां तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा डिमांड का हब तैयार कर देते हैं, जिससे उन उत्पादकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक अनुकूलता आ जाती है, क्योंकि लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ की आबादी है। आप ये समझिए कि यूरोप की लगभग पूरी आबादी ऐसी है जितना कि हिंदुस्तान में माइग्रेंट्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी डिमांड प्लेस करती है उन क्षेत्रों में जाके, और न सिर्फ डिमांड प्लेस करती है बल्कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा यदि अनुकूलता रहे तो निवेश भी करती है। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो सर्कल है वो वहां के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। कहते हैं कि यदि आपने मांग और पूर्ति दो शब्द किसी तोता को सिखा दिया तो तोता अर्थशास्त्री हो जाता है। ये अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है उन नगरों के विकास के लिए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मजदूर जा रहे हैं तो उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। जो मजदूर जा रहे हैं उसमें यदि हम स्किल्ड वर्कर्स की बात करें, हम एकेडमिक्स के लोगों की बात करें, हम इंजीनियर डॉक्टर की बातें करें, पत्रकारों की बात करें, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक आर्थिक अवसर उपलब्ध होता है। उनके जीवन का जो भौतिक पक्ष है उसका गुणात्मक विकास हो जाता है। इस तरह की गुणात्मकता कुछ हद तक मजदूरों के जीवन में भी आती है। मजदूरों के जीवन में जो गुणात्मकता आती है वो इसलिए क्योंकि जहां से वो चले थे वहां उनके लिए रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे। अब उनके पास में कुछ रोजगार है, कुछ पैसे हैं, तो अब उनका जीवन
कुछ हद तक गुणात्मक रूप से बेहतर होगा, कम से कम भौतिक मोर्चे पर। अब वो कुछ बेहतर वस्तुएं खरीद सकते हैं। अब वो टेलीविजन, फ्रिज, बेहतर कपड़े, कुछ हद तक शिक्षा, कुछ हद तक मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें खोना क्या पड़ता है? सबसे पहले उन्हें खोना पड़ता है अपना पूरा पारिवारिक स्ट्रक्चर। हिंदुस्तान के पलायन ने बड़े पैमाने पर यहां के ज्वाइंट फैमिली के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है। अब हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर गए। न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत भी मजदूरों का पलायन और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अकेला जा रहा है, पत्नियां पीछे रह जाती हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली भी खंडित है। और ऐसे में एक तरफ तो वह एक ही जैसा काम करता हुआ निरस्त हो जाता, कोई वर्सटिलिटी नहीं है, कोई जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। दे वर्क जस्ट फॉर मनी, दे आर नॉट वर्किंग बिकॉज दे आर इंजॉइंग देयर वर्क। उनके पास में विकल्प नहीं है। नंबर 2 कि अब उनके पास में परिवार भी नहीं है, और नंबर 3 उनके पास समाज भी नहीं है, क्योंकि जहां वो गए हैं उस समाज से उनका अभी कोई स्वाभाविक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगाव नहीं है। इंसान अपने समाज के बीच वैसा ही एक प्राणी होता है जैसे कि फसलों के बीच एक पौधा, उसका उसकी भूमि से भी नाता होता है, आसपास के फसलों से भी नाता होता है, वहाँ के किसानों और वहाँ के पशु पक्षियों से भी नाता होता है, वहाँ के धूप और बरसात से भी नाता होता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम मजदूर को समझें तो आपको यह अंदाजा लगेगा वह अपना सब कुछ छोड़कर बस कुछ पाने के लिए गया है, वह कुछ ही उसे मिलता है और सब कुछ छूट जाता है। वह एक मानसिक संतराश की अवस्था में जीता है। तो आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि किससे क्या मिलता है और किसका क्या खोता है। यदि हम इस माइग्रेशन के परिणामों के आगे अब इस विषय पर चर्चा करें कि इस माइग्रेशन के कारण हिंदुस्तान में लगभग 45 करोड़ आबादी यदि अपनी भूमि से कटी हुई है और उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बस सबसिस्टेंस के थ्रेशोल्ड पे खड़ा होकर जीवन जीता है, इतनी आमदनी पर है कि बस 30 दिन 40 दिन हम उसके आधार पर गुजारा कर सकते हैं यदि हमारी आमदनी खत्म हो गई हो तो। क्योंकि लेबर को उत्पादन के अंदर मिलता क्या है? यदि हम इस विषय पर थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि उत्पादन और लेबर का जो संबंध है उसके बारे में यह अनिवार्य जान लीजिए कि बिना लेबर के उत्पादन संभव नहीं है, बिना लेबर का सर्विस सेक्टर चल नहीं सकता। लेकिन उस सरप्लस में जिसके उत्पादन में लेबर का निर्णायक योगदान है, लेबर को मिलता कितना है? बस इतना कि उसका गुजारा चल सके, और वो भी बमुश्किल, क्योंकि सरप्लस का अधिकांश हिस्सा हड़प कौन लेता है? वो जिसके पास कैपिटल है, वो टेक्नोलॉजी खरीद लेता है, वो रॉ मटेरियल खरीद लेता है, वो लैंड खरीद लेता है और वो लेबर भी खरीद लेता है। और चूंकि हमारी आबादी ज्यादा है, हमारे देश में डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कम है, माने मजदूर की संख्या ज्यादा और रोजगार की संख्या कम। ऐसे में कम मजदूरी पे ही काम करने को लोग तैयार हैं। इस कंडीशन को समझते हुए आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि मजदूर शोषित क्लास है, और इस शोषित क्लास को क्या करना पड़ता है और
मालिकों से यह कैसे डिफरेंट है? मालिक वो वर्ग है जो नंबर एक तो चूंकि वो इंडस्ट्री का मालिक है तो उत्पादन के साधन का मालिक हो गया, इसलिए वह लाभांश का मालिक हो जाता है, और इसके अतिरिक्त उसने वह काम कर रहा होता है तो उसका वेतन भोगी भी होता है, और वेतन भी मनमर्जी से तय कर लेता है। और मजदूर के पास में क्या है? वो सिर्फ वेतन भोगी होता है और उसका वेतन भी मालिक तय करता है जो मिनिमम होता है। तो मालिक वेतन भी लेता है जो मैक्सिमम होता है और लाभांश भी लेता है। उसकी आमदनी का दो जरिया, दोनों उसको अतिरिक्त दे रहा है। मजदूर की आमदनी का सिर्फ एक जरिया जो मिनिमम है, और यदि उस मोर्चे पर मजदूर ने काम करना बंद कर दिया तो उसके पास में डिपॉजिट तो कुछ था नहीं। मैक्सिमम यदि था तो 30-40 दिन उस पर सस्टेन कर सकता था, और यदि उसका काम बंद हो जाए तो वह भूखा मर जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जहां पर वह काम कर रहा है, क्या वो उसे लॉकडाउन जैसी स्थितियों में रोजगार दे सकता है? रोजगार तो दे नहीं सकता। बिना रोजगार के वेतन दे सकता है? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए का मुद्दा एक एथिकल मुद्दा है। लेकिन हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में दुनिया भर के पूंजीवादी मॉडल के जैसा ही संसाधनों के वितरण की व्यवस्था है, और संसाधनों के वितरण की व्यवस्था ऐसी है कि इसके कारण पूंजीपति इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनके पास जो भी अतिरिक्त है वो उनकी मेधा का परिणाम है। इसलिए वो अमीर हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट हैं, वो लेबोरियस हैं, वो करेजियस हैं। ऑल द वर्च्यूज दे possess ऑन अकाउंट ऑफ विच दे आर रिच। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 1 करोड़ रुपए में यदि कहीं 1 एकड़ जमीन मिलती है तो वो 1 करोड़ रुपया के कारण 1 एकड़ भूमि का मालिक हो जाता है, और इस आधार पर वो कहता है हमने मूल्य चुकाया है, इस नाते ये भूमि हमारी है। कोई भी खरीद सकता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन क्या कोई आदमी 1 करोड़ रुपए में 1 एकड़ जमीन बना सकता है? क्या आदमी प्रकृति बना सकता है? इंसान न तो धरती बना सकता, न तो नदी बना सकता, न प्रकृति बना सकता। ये शाश्वत है। इसका निर्माता ये पूंजीवादी स्ट्रक्चर के लाभार्थी नहीं है। ये इसलिए बेहतर स्थिति में है क्योंकि स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट है। इस स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। लेकिन अभी हम इस स्ट्रक्चर के आगे की बात को लेकर देखें तो यह कह सकते हैं कि मजदूरों को उनका औद्योगिक मालिक, उनका सर्विस प्रोवाइडर जो मालिक है, वो सब बेरोजगारी की अवस्था में वेतन नहीं देगा। तो क्या सरकार देगी? हिंदुस्तान की सरकार अपनी ओर से वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ कर सकती है, लेकिन न तो सरकारों का क्रेडिट इतना स्ट्रांग है कि मजदूर लंबे समय तक उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, न तो सरकारों का संसाधन इतना ज़्यादा है कि वह मजदूरों के मन पर अपने विश्वास की छवि स्थापित कर सके। न तो विश्वास की छवि स्थापित होगी, न ही मजदूरों के मन में ऐसी कोई भावना आएगी कि हमें अब बेरोजगारी की अवस्था में ही सही रहना वही है जहां हम पहले से श्रम कर रहे थे। श्रम ने साथ छोड़ा तो श्रमिक उस जगह को छोड़ देगा, ये तो सुनिश्चित है, क्योंकि वो तो श्रमजीवी है। वो जिएगा अपने श्रम के बदौलत। जब उसके श्रम की जरूरत नहीं है तो समझो वो किसी की जरूरत नहीं है। ये वो वर्ग है जो शहरों की अट्टालिकाएं बनाता है और बनाकर जब थक जाता है तो फुटपाथ पे सोता है। शहर को इसकी जरूरत जब तक होती है, शहर इसे अपने पांव के नीचे रखता है
और जब शहर को इसकी जरूरत नहीं होती है तो उसी पांव से शहर इसे ठोकर मार देता है। ये लाचार होकर लौटते हुए लोग हैं। आप लौटने वाले लोगों के दृश्य को देखिए। आप यदि पत्थर के नहीं हैं तो आपका हृदय रो पड़ेगा। और उसके बाद आप सभी प्रकार के सामाजिक स्ट्रक्चर, जातीय स्ट्रक्चर, धार्मिक स्ट्रक्चर, इन सबों से बाहर निकलकर मानव की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अतः आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ये पलायन कर रहे हैं तो क्यों, और पलायन करके जब गए थे जिस जगह पर, वहां से भी लौट के आ रहे हैं तो क्यों। रोजगार है नहीं, डिपॉजिट है नहीं, मालिक पैसा देगा नहीं, सरकार दे सकती नहीं, सरकार पे भरोसा भी नहीं। किस पर भरोसा है? अपने श्रम पर। चल दिया अपने गांव की ओर, अपने कस्बे की ओर। और कैसे चला? पैदल, साइकिल से, रिक्शे से। माताएं अपने बच्चे को अपने ब्रीफकेस में बांधकर खींच रही हैं। 50 साल का बेटा 80 साल की मां को गोद में उठा के जा रहा है। चलते चलते थक कर लोग गिर जाता है और मर जाता है। एक कैसा पूंजीवादी स्ट्रक्चर हमने बनाया है। आप इस दृश्य को देखकर अपने संसाधनों के वितरण की पुनर्व्यवस्था की यदि नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपके इंसान होने पे डाउट है। अब आप देखिए कि क्या वापसी का कोई बेहतर उपाय खोजा जा सकता था? मेरी समझ तो कहती है कि हिंदुस्तान में कोरोना का क्राइसिस जब इक्का दुक्का हो रहा था, उसी समय हिंदुस्तान की सरकार को विदेशों से आते हुए लोगों को रोक देना चाहिए था और भारतीय मूल के विदेश से जो लोग आते हुए थे उन्हें क्वारंटीन कर देना चाहिए था। मतलब विदेश से जो विदेशी आ रहे थे उन्हें रोक देना था, और भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उन्हें आने दो, लेकिन उनको क्वारंटीन कर दो, मैक्सिमम डेज का क्वारंटीन कर दो। उनके मुताबिक उनकी सुविधाएं होनी चाहिए। इन्हें पेमेंट भी कर देने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि दे वर द विल टू डू पीपल। यदि हमने ऐसा कर दिया होता तो पहले ही स्तर पर हम समस्या को रोक देते। हिंदुस्तान जैसे देश में तो यही बेहतर विकल्प था। इतनी बड़ी आबादी, इतना ज्यादा घनत्व, इतना कम संसाधन, ऊपर से इतना कम मेडिकल संसाधन। तो हम अमेरिका और इटली की तरह नहीं सोच सकते, हालांकि वो खुद तबाह हो गए। हम तो उनके इतना संसाधन भी नहीं रखते। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय करना चाहिए था, हम वहां चूक गए। दूसरा स्तर तब हो सकता था जब हमें समस्या थोड़ी गंभीर होते दिखी, तो हमें समझना चाहिए था कि इतने बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स हैं वो लंबे समय तक बेरोजगार होकर सस्टेन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को बड़े पैमाने पर शहरों से निकालकर उनके ठिकानों की ओर ले जाना चाहिए था। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड उपाय खोजना चाहिए था। इसका उपाय किए बगैर लॉकडाउन कर दिया गया, और इधर लॉकडाउन हुआ और उधर लाखों लोग सड़क पर उतर गए। लॉकडाउन को किसने फेल कर दिया? मजदूरों ने फेल कराया। वो तो जान बचा रहा है, वो कैसे फेल कराएगा? हम उसके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाए और उस प्रॉब्लम को समझते हुए उसका निराकरण खोज नहीं पाए। हमारे पास आज के डेट में जो रेलवे का स्ट्रक्चर है, लगभग 12,500 ट्रेन हमारे यहाँ ऐसा है जो कि यात्रियों को कैरी करता है। लगभग 7,000 के आसपास माल ढोने वाला ट्रेन है। मोटे तौर पर कुल मिलाकर हम 20,000 के आसपास ट्रेन्स ओन करते हैं। यदि हम इन दोनों का इस्तेमाल करते तो हम कम से कम 30-32 लाख लोगों को एक दिन में ढो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें तो हम 10 लाख लोगों को कम से कम एक दिन में ढो सकते हैं। इसके अलावे अन्य ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम इन सब का इस्तेमाल करते हुए यदि 10-12 दिन तक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पे काम करते तो हम मजदूरों को बहुत बेहतर तरीके से उनके ठिकाने तक पहुंचा सकते थे। हम वहां पर चूक गए। अब हम लोग यह देखते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने लेबर लॉ से संबंधित ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऐसा आदेश जो सरकार जारी करे। आदेश का वेटेज लॉ के बराबर होता है तब तक जब तक कि संसद या विधानसभा अपने सत्र में आ न जाए, और आने के 30 दिनों के बाद यदि उन्होंने इस अध्यादेश को अपना जनादेश दे दिया तो यह लॉ टिकाऊ हो जाएगा, और यदि जनादेश नहीं मिला तो अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। एक विशेष अवस्था के लिए विशेष कानूनी उपाय है, यानी कि जब कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि आकस्मिकता में ऐसा निर्णय लेना अनिवार्य होने लगे तो आप ले सकते हैं, बिकॉज कि सरकार जिम्मेदार सरकार है। जिम्मेदार सरकार का मतलब राज्य की सरकारें विधानसभा के बहुमत को एंजॉय कर रही हैं, और केंद्र में सरकारें दी है तो वो लोकसभा के बहुमत को एंजॉय कर रही है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के मेजॉरिटी या विधानसभा के मेजॉरिटी एंजॉय करने वाली सरकार को ऐसी विधि बनाने का हक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या अभी की तिथि में राज्य सरकारों को ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए था? इसको लेकर कई लोग असहमत हैं। उनका यह कहना है कि डिजास्टर के मद्देनजर कई प्रकार के एक्शंस जस्टिफाइड हैं, लेकिन लेबर लॉ को लेकर ऐसा कोई इनिशिएटिव आज के डेट में वारंटेड नहीं था। खैर, इससे संबंधित एक दूसरा विवाद भी है। दूसरा विवाद यह है कि पार्लियामेंट ने जो लेबर लॉ बनाया है, उसने जो ट्रेड यूनियन से संबंधित एक्ट बनाया है, उन सब को लेकर ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार क्या राज्य सरकार के पास में है? लेबर लॉ पार्लियामेंट्री लॉ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के मद्देनजर इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लोग डाउट कर रहे हैं। अब एक बात यह भी रिमार्केबल है कि इन्होंने इस तरह के ऑर्डिनेंस यदि जारी किया है तो इसके पीछे की रेशनैलिटी क्या है। इसके पीछे की रेशनैलिटी की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि विकास की अतिरिक्त संभावनाओं से जोड़कर इसे देखा जाता है। जहां लेबर सस्ता हो, जहां लेबर क्लास की ओर से हड़ताल नहीं हो जाता, बंद नहीं हो जाता, जहां लेबर को आप जब चाहे तब अपॉइंट कर सकते हैं, जब चाहे तब उसे रिमूव कर सकते हैं, हायर एंड फायर की स्थिति हो, ऐसे जगहों को निवेशक पसंद करते हैं। क्या हम हिंदुस्तान के विकास को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां की लेबर लॉ को पूंजीवाद की आदर्श स्थितियों के अनुकूल बना दिया जाए? यदि ऐसा है तो क्या यह विकास को अतिरिक्त बल देने वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारण सिद्ध होगा? यही डिबेट का मूल विषय है। यदि हम विकास के प्रश्न को लेकर देखें तो हम यह समझते हैं कि लेबर लॉ में पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने 2014 के दौर में ही परिवर्तन कर दिया है, लेकिन इसके कारण राजस्थान में क्या विकास को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गति मिली? तो उत्तर है नहीं। दुनिया के और भी कई देशों में लेबर लॉ में संशोधन किया गया है, क्या उनके विकास को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गति मिली है? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि विकास के लिए कई सारी अनुकूलताएं चाहिए। विकास के लिए जो अनुकूलता चाहिए वो है लैंड की उपलब्धता, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
जुडिशियल स्ट्रेंथ, सोशल हार्मनी, यदि हम इन सब मोर्चाओं पर करेक्ट नहीं है तो क्या कोई इन्वेस्टर आपके देश में इन्वेस्टमेंट करने आए? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लेबर लॉ की अनुकूलता पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस और बाकी अनुकूलताओं की उपेक्षा विसंगतिपूर्ण है। बाकी सब की अनुकूलता पहले चाहिए, लेबर लॉ में रैशनल संशोधन करना चाहिए, न कि ऐसा संशोधन कि जिसके कारण लेबर अतिरिक्त शोषण का शिकार हो जाए। 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा काम कोई साधारण स्थिति नहीं है। उनके ट्रेड यूनियन को डिनाई कर देना ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है। वो कैसे? आप देखिए, ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए बनने वाला एक सोशियो पॉलिटिकल बॉडी है। ये वो बॉडी है जिसके साथ हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति के जुड़े हुए बड़े बड़े नेता संबंधित रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाया था। ट्रेड यूनियन से सुभाष चंद्र बोस जुड़े रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े रहे। सो ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा देने वाला एक फैक्टर भी रहा है। लेकिन आजादी के बाद हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। उसका एक वजह तो यह था कि हिंदुस्तान में जो सरकारें आई हैं उनकी विचारधारा समाजवादी थी। क्योंकि सरकार समाजवादी विचारधारा की है तो ट्रेड यूनियन की आवश्यकता उतनी ज्यादा महसूस नहीं हुई। लेकिन आप गौर करके देखिए कि 1990 के बाद की हिंदुस्तान की सरकार का कैरेक्टर चेंज हो गया है। 90 के बाद हिंदुस्तान की सरकारें फैसिलिटेटर हो चुकी है, वो सुविधाएं ज्यादा दे रही है। वो मनरेगा दे देगी, वो राइट टू फूड दे देगी, राइट टू एजुकेशन दे देगी, वो आपके लिए हाउसिंग का इंतजाम कर देगी, वो आपको उज्ज्वला योजना का लाभ दे देगी, वो आपको बिजली दे देगी, टॉयलेट्स दे देगी, घरों तक सड़कें बनवा देगी। लेकिन सोशलिज्म की बात नहीं करती है। यहां पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बचाने की कोशिश है, इक्वालिटी लाने की बात नहीं है। सोशलिज्म इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन 1990 के बाद की जो नीतियां हैं उसमें नीचे के लेयर के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है, उन्हें एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बाहर निकालने की बात है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं। जब कभी संकट की घड़ी आ जाएगी तो इस संकट की घड़ी में अब हिंदुस्तान में एक रहेगा एम्प्लॉयर, एक रहेगा एम्प्लॉई, और गवर्नमेंट हो गई फैसिलिटेटर। जब तक कि गवर्नमेंट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानती थी तब तक गवर्नमेंट मजदूर के पक्ष में खड़ी नजर आती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट उस पक्ष को छोड़ चुकी है तो मजदूरों के पक्ष में लड़ने वाला कौन है? मजदूर तभी जीत सकता है जब मजदूरों की राजनीति हो या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन हो, या तो उसे विधायी संरक्षण प्राप्त हो जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से प्राप्त था, या मिनिमम वेजेज एक्ट के माध्यम से प्राप्त था, या अदरवाइज लेबर लॉज के माध्यम से प्राप्त था। यह स्टैट्यूटरी प्रोविजन यदि नहीं होगा तो मजदूर का संरक्षण कौन करेगा? सरकार संरक्षण नहीं करेगी, संसद संरक्षण नहीं करेगी, तो फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि पूंजीपतियों के भरोसे तो मजदूरों को नहीं छोड़ा जा सकता। अब हम इसके दूसरे पहलू की ओर चलकर देखते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जुडिशियरी का क्या रोल रहा है ट्रेड यूनियनिज्म को लेकर। जुडिशियरी ने संविधान के निर्माण के बाद उसके कई सारे आर्टिकल्स की बहुत ही
उदारता के साथ, बहुत ही डायनेमिज्म के साथ इंटरप्रिटेशन किया। जैसे कि उन्होंने आर्टिकल 13 को ऐसे इंटरप्रेट किया जिससे कि जुडिशियल रिव्यू निकल गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को जोड़कर उन्होंने जो गोल्डन ट्रायंगल तैयार किया, उसके कारण हिंदुस्तान के संविधान में एक इनहेरेंट डायनेमिज्म आ गया। केशवानंद भारती केस में उन्होंने संविधान की बुनियादी आत्मा का जो सिद्धांत दिया, उसके बाद संविधान के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके पश्चात संविधान एक नई धारा के साथ में, एक नए कलेवर के साथ प्रस्तुत हुआ है। लेकिन क्या हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 के तीसरे प्रोविजन, राइट टू मेक एसोसिएशन, को ठीक से इंटरप्रेट किया? क्या वो उदारता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आरंभिक दौर के जुडिशियल डिसीजंस के तहत यह डिक्लेयर कर दिया कि ट्रेड यूनियन बनाना लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है। जब सरकारें सोशलिस्ट है तो चलो इसका असर ज्यादा नहीं हुआ, जब स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मौजूद है मजदूरों को तब भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जब सरकारें सोशलिस्ट न रही, फैसिलिटेटेड हो गई, और जब स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ में भी छेड़छाड़ शुरू हो गया, तो मजदूर का संरक्षण कौन करेगा? यहां पर जरूरत है कि जिस तरीके से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने उदारता के साथ इंटरप्रेट किया है, इसे आर्टिकल 19 के तीसरे प्रोविजन, राइट टू मेक एसोसिएशन को लेकर भी डायनेमिज्म दिखाना चाहिए। अब हमारी चर्चा का सबसे अंतिम पड़ाव शुरू होता है। प्रश्न यह है कि जो मजदूर चले गए हैं लौटकर अपने ठिकानों की ओर, उसका क्या असर पड़ेगा जहां से गए हैं वहां के जीवन पर? वहां डिमांड में कमी आएगी, वहां निवेश में कमी आएगी, लेकिन सबसे बड़ा संकट तो यह है कि वहां सप्लाई ऑफ द लेबर घट जाएगा, और सप्लाई ऑफ द लेबर घटेगा तो ओवरऑल वहां का प्रोडक्शन का चैनल टूट जाएगा, वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब टूटेगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या ये मजदूर दोबारा लौट के आएंगे वहां? अभी की तिथि में इमोशनल स्टेटमेंट्स बहुत तरह से जारी किए जा रहे हैं कि नहीं, ये तो कभी लौट के नहीं आएंगे। मजदूर भी कहते हैं कि नहीं, अब तो कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन हम यदि इसको इमोशनैलिटी से आज़ाद करके वस्तुनिष्ठ बनकर देखने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जब गए थे तो उसका कुछ कारण था। जब तक वो कारण जिंदा रहेगा तब तक ये संभावना जिंदा रहती है, ये लौट के फिर जाएंगे। या तो श्रम लौट के पूंजी के पास जाए, या तो इस बार पूंजी ही लौट के श्रम की ओर आए। पिछले बार तो श्रम गया था पूंजी के पीछे, यह संभावना बनती है कि इस बार पूंजी आ जाए श्रम के पीछे, चाहे वह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वह लोकल के लिए वोकल होने की बात हो, स्वदेशी की बात, लोकल की बात। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी और लोकल में अंतर होता है। यहां पर हम लोकल वर्सेस स्वदेशी, स्वदेशी वर्सेस विदेशी के अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन के दिशा में बढ़ती हुई दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन से विमुख नहीं होगी। अतः हमें इसके बीच में अंतर्द्वंद्वों के साथ ही साथ सहअस्तित्व के माइंडसेट से सोचना चाहिए कि ऑफ कोर्स इंडिया शुड बी वोकल फॉर द लोकल, and of course India should be ready to promote all the forms of the Swadeshi, but at the same time it has to make a coherent relationship with the global. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशों की पूंजी या राष्ट्रीय पूंजी या लोकल पूंजी हो सकता है कि उन क्षेत्रों में ही निवेश के लिए तैयार हो जहां से कि मजदूर गए थे और जहां की ओर लौट के मजदूर आ गए।
लेकिन यह आसान काम नहीं है। एक बड़ी दुनिया है इसके बीच में, उसने यदि अनुकूल भूमिका निभा दिया तो हो सकता है कि यह बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हो जाए और हम प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना एज के रूप में इसे एक विभाजक रेखा के तौर पर देखेंगे। लेकिन वो बीच की दुनिया क्या है? बीच की दुनिया यह है कि जिस इलाके से मजदूर गए हैं उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसे डेवलप करना पड़ेगा। वहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स का अभाव है, उसे डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना पड़ेगा। वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभाव है, सोशल कन्फ्लिक्ट ज्यादा है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इसका निराकरण निकालना पड़ेगा। वर्तमान राजनीतिक संरचना में क्या इतनी क्षमता है? मुझे तो कतई इसकी संभावना नहीं दिखती। हिंदुस्तान का संविधान लोकतांत्रिक है, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र से सर्वथा मुक्त हैं। पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान का दल एक प्रकार का दलदल है। हो सकता है कि सोसाइटी जब अंदर से जरूरत को जन्म दे तो नई राजनीति पैदा हो सकता है पुरानी राजनीति की संरचना में बुनियादी परिवर्तन हो। लेकिन यदि ये सारे परिवर्तन नहीं हुए तो पूंजी लौट कर नहीं आएगी मजदूरों के पीछे। यदि हम मजदूरों के पीछे पूंजी को करना चाहते हैं, यदि हो गया तो यह तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आएगा। जो विकसित देश हैं उनकी पूंजी अविकसित देशों के अंतर्गत आती है, अविकसित देशों के अंतर्गत कुछ विकसित केंद्रों तक सीमित रह जाती है। इस दफा वही पूंजी उन क्षेत्रों में आएगी जो क्षेत्र विकास के रेस में बहुत पीछे छूट गए थे। उनके विकास की गति तेज हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म से, अपनी जाति से ऊपर उठकर एक ह्यूमन की तरह सोचिए, एक कम्युनिटी की तरह सोचिए, एक सोसाइटी की तरह सोचिए, एक नेशन की तरह सोचिए, एक ग्लोबल नागरिक की तरह सोचिए। यदि हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रोस्पेरिटी दोनों एक साथ चाहते हैं तो हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं, वी आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। और फूल्स पैराडाइज में कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़ लेकर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। बहुत ही बुनियादी और मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि धरती उर्वर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।